हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की क्लास में हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, यानी कि क्लास 11th का सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। और आज हम लेटेस्ट एडिशन से TR जैन से आपका स्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा होगा। प्लीज़ वहाँ जाके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे से आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आप चाहें। चलिए, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या कह रहा है। We advise the young learner of class 11 to comprehend the concept of economics through the following discussion relating to ordinary business of our life। मतलब कि एडवाइस दी जा रही है कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो क्लास 11th में आए हैं, जो अब स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, जो हमारा लाइफ का रूटीन है, डेली का रूटीन है, उसे इकोनॉमिक्स के साथ समझें। देखिए, एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मन इज एंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी और द अदर। हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, डेली किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। कंजप्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वी ऑल आर कंज्यूमर्स। कंजप्शन यानी कि हम किसी चीज़ को खरीदते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसे कंजप्शन कहते हैं। और जो इंसान उसे खरीद रहा है उसे कंज्यूमर कहते हैं। और हम अलग अलग गुड्स को कंज्यूम करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। हम किसी भी चीज़ को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, उसमें पावर है हमारी वांट को सेटिस्फाई करने का। चाहे वो चीज़ 6000 की आ रही हो या कितने की भी, हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हम उसे कंज्यूम करेंगे। तो हम कौन है? कंज्यूमर है। कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन एक प्रोसेस है ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। जब भी हम किसी गुड्स को यूज़ करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम उस चीज़ का क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसमें वो कैपेसिटी होती है जिससे ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई कंज्यूमर की और कंजप्शन की। Producer is another economic activity. Production is another economic activity, and many of us are producers engaged in the production of different goods and service for the generation of income. प्रोडक्शन हमारी एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो प्रोडक्शन करता है वो प्रोड्यूसर्स होता है, गुड्स एंड सर्विस को बनाता है ताकि वो उसको बेचकर पैसे कमाएगा। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूस और सेल गुड्स एंड सर्विस फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर वो इंसान है जो गुड्स को बनाता है और बेचता है ताकि उसके पास पैसा आए। और प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 टर्म्स क्लियर हो रहे हैं हमारे पास: कंज्यूमर, कंजप्शन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन। फिर आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग पैसे को बचाते हैं और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हैं, कुछ कंजप्शन करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स वगैरह में। तो सेविंग क्या है? सेविंग इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम। हमारी इनकम का वो पार्ट जो हमने खर्च नहीं किया, जो हमने कंज्यूम करने में नहीं लगाया। ठीक है ना? जब हमने कंज्यूम करने में नहीं लगाया, कंजप्शन में नहीं लगाया, तो हमने वो क्या किया? सेव किया। इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज़ एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच हेल्प टू जनरेट इनकम। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो हमारा प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर ने अपनी इनकम का पार्ट खर्च किया, किस पर? एसेट्स पर, जिससे उसे और इनकम जनरेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। कहीं भी हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो चीज़ से हमें और इनकम जनरेट होगी, तो वो हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो चाहे कंज्यूमर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, सेवर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, सभी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? वो सारी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए करी जा रही है, सामान को खरीदने में करी जा रही है। तो ये सारी की सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो क्या कहा जा रहा है, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्कार्स मीन्स। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं,
अब उनको ऐसे इस्तेमाल करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो सके। इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग यू विश टू हैव अ पॉइंट ऑफ टाइम। इमेजिन करो कि आप बहुत अमीर इंसान हो, दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, फिर भी आपके पास वो सारी चीज़ नहीं हो सकती जो आपको चाहिए। तो क्यों? क्योंकि रिसोर्स आर लिमिटेड। सो अब आपकी मेन कहानी स्टार्ट होती है। क्या? स्कैरसिटी इज़ द अंडर करेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर फोर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी एक हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जो अभी भी चल रही है, सालों से चलती आ रही है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स हमारे पास स्कार्स हैं, जितना हमें चीज़ चाहिए उतनी चीज़ है नहीं। रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, हर रिसोर्सेज को, हर सुविधा को अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हमारे रिसोर्स क्या हैं? स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं। A 10 रुपी नोट इन योर पॉकेट मे बी स्पेंड ऑन अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ कोल्ड ड्रिंक। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो उससे आप कॉफ़ी पी सकते हो या कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। लाइकवाइज अ वर्कर में रेंडर हिज सर्विस इन फैक्ट्री ए रेदर देन बी एंड सी। जो वर्कर है, जो वर्क करता है, वो अपनी सर्विस को ए फैक्ट्री में दे सकता है या बी में दे सकता है या सी में दे सकता है, सब में नहीं दे सकता। क्यों? रिसोर्स हमारे पास स्कार्स हैं, कम है, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हम इस प्रॉब्लम से बच नहीं सकते कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्स आर स्कार्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? चॉइस है। आपको चॉइस करना है कि किस गुड्स को आपको लेना है, किसको नहीं लेना है, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक essentially the study of economic problem that we must confront owing to the fact that our means are scarce in relation to our wants। इकोनॉमिक एक एसेंशियल पार्ट है। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? हम कि हमें मालूम है कि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से कम है, रिलेशंस के हिसाब से कम है, और हम उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर कोई भी स्कैरसिटी नहीं होगी तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स की नीड है ही नहीं। तो 3 अलग अलग चीज़ हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में: कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन, हेयर वी एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एज कंज्यूमर और बायर्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट। हम स्टूडेंट होने के नाते इकोनॉमिक्स के हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कंज्यूमर्स हो या बायर हो, वो गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों? कंज्यूमर्स पीपल हैव लिमिटेड मीन्स वाइल देयर वांट्स आर लिमिटेड। कंज्यूमर्स गुड्स तो खरीदते हैं क्योंकि वो उनके लिमिटेड पर्स के हिसाब से है, लेकिन उनकी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अब उनको वो कैसे इस्तेमाल करता है? हाउ टू एलोकेट देयर गिवन इनकम टू द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस सो दैट देयर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज। उसके पास जो पैसा है, कंज्यूमर्स के पास जो पैसा है, उसको वो ऐसे खर्च करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वांट सेटिस्फाई हो। उसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ कंजप्शन या फिर स्टडी ऑफ कंजप्शन बिहेवियर, कि कैसे एक इंसान अपने इनकम को खर्च करेगा किसी गुड्स को ख़रीदने में और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वांट सेटिस्फाई होगी, वो से हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंजप्शन। प्रोडक्शन की बात करें जाए, प्रोड्यूसर ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स वाइल दे हैव ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू चूज फ्रॉम फॉर देयर फर्म्स एंड फैक्ट्रीज। प्रोड्यूसर्स के पास भी लिमिटेड चीज़ हैं, भले ही उसके पास चॉइस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसे कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। गिवन प्राइस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशन विच आर लीस्ट एक्सपेंसिव। डिफरेंट इनपुट का मतलब क्या होता है? जब भी प्रोड्यूसर किसी चीज़ को बनाता है तो उसमें खर्चा होता है, और ज़्यादा खर्चा होगा तो ज़्यादा कॉस्ट होगी, ज़्यादा कॉस्ट पर बेचना पड़ेगा। तो वो प्रोड्यूसर्स क्या करता है कि उस सामान को कम से कम खर्चे में बनाने की कोशिश करता है। ऑल्सो गिवन प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स हाउ डू दे चूज टू प्रोड्यूस दोज द प्रोडक्शन विच ऑफर देम मैक्सिमम रेवेन्यू। प्राइस भी कम खर्च हो, सामान को बनाने भी कम खर्चा हो, लेकिन जब उसे बेचे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये किसका काम होता है? इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू मतलब कि किसी चीज़ को बेचने के बाद जो पैसा आपके पास आया वो रेवेन्यू है, और जो उसको बनाने में खर्चा वो आपकी कॉस्ट है। सो इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर। व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप एक्सप्लेन द बिहेवियर प्रोड्यूसर और देयर प्रोड्यूसर वी कॉल इट प्रोडक्शन थ्योरी। जब भी हम प्रोडक्शन के फंक्शन देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। फिर आपको दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन।
अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम ये भी जानने में इंटरेस्टेड होते हैं हु आर द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, दी आर ओनर ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन करते हैं वो कौन होते हैं। उनके पास चार चीज़ें होती हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू द ओनर ऑफ लैंड in the form of rent, a part will go to labor in the form of wages, a part will go to the owner of capital in the form of interest, and a part will go to enterprise in the form of profit। जब भी एक प्रोड्यूसर सामान को बेचता है और उसके पास पैसा आता है तो उसने उस सामान को लैंड का इस्तेमाल करके बनाया, लेबर का इस्तेमाल करके बनाया, कैपिटल का इस्तेमाल करके बनाया और एंटरप्रीनरशिप का इस्तेमाल करके बनाया। तो ये पैसा इन सब में बढ़ जाता है। लैंड में चला जाता है अगर आपने रेंट के रूप में जाता है। लेबर से आपने सर्विसेज ली तो आप उन्हें मजदूरी देते हो। किसी ने कैपिटल लगाया आपके बिजनेस में तो उसे इंटरेस्ट देते हो। एंटरप्रीनरशिप को प्रॉफिट देते हो। तो ये सब हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन चीज़ें हुई हमारी, कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बारी आती है हमारी मेन स्टैटिस्टिक्स की कि ये होता क्या है। अपनी भाषा में कहा जाए कि स्टैटिस्टिक्स वो डाटा है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा गया है जिससे गधे को भी समझ में आ जाए कि इसमें है क्या। यानी कि एक ऐसा डाटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में अरेंज किया जाता है ताकि उसे पढ़कर आप किसी ऑब्जर्वेशन तक पहुंच सकते हैं। देखिए, if asked to define statistics, we can expect a layman to say that statistics something like a store of quantitative information। statistics एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमारी quantitative information होती है। सही बात है। statistics means quantitative information or quantification of the fact and finding, but how do we get quantitative information? statistics का मतलब है कि हमारे पास quantitative information होती है जो कि numerical में एक्सप्रेस होती है, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले, उसके लिए एक सिस्टम होता है, मेथड होता है, टेक्निक होती है ताकि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए। ऑल्सो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में भी है रॉ इन्फॉर्मेशन। रॉ इन्फॉर्मेशन होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपके पास होती है तो उसको आपको क्लासीफाई करना पड़ता है, टेबल में लगाना पड़ता है, सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑक्शन जब होते हैं आईपीएल में, तो बैट्समैन हो या बॉलर हो, जब भी उसकी बारी आती है, बात आती है, तो कुछ डाटा दिखाया जाता है कि वो कितने मैचेस खेला है, बेस्ट स्कोर क्या है, बेस्ट विकेट्स क्या लिए हैं, तो अरेंज किया गया है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। लेकिन ये डाटा जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है उसे अरेंज किया गया, ये एज इट इज़ ऐसा आया नहीं है। तो वो डाटा हमारे पास कहाँ से आया, हमने उसे कैसे अरेंज किया, कैसे वहाँ पर सेट किया, ये सभी हमारा क्या है, स्टैटिक्स का पार्ट है। वन मस्ट लर्न द सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ऑल्सो देयर मस्ट बी अ सेट ऑफ मेथड एंड टेक्निक टू कंडेंस द डाटा। हमें डाटा को प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्लासीफाई करना आना चाहिए और किसको किस मेथड से और टेक्निक से अरेंज करना वो भी आना चाहिए। मे बी वी फाइंड एवरेज और परसेंटेज एंड अबव ऑल देयर मस्ट बी ए सेट ऑफ मेथड टेक्निक ऑन द एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो आपके पास क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे अरेंज करना है और कैसे अपने मतलब की बात उसमें से निकालनी है, ये आपको आना चाहिए। A student of economics has to utilize all those method and technique to understand master the subject matter of statistics। तो आपको वो सारे मेथड्स को पढ़ना होगा, सारी टेक्निक्स को पढ़ना होगा अगर आप स्टैटिक्स में अच्छे से कमांड करना चाहते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, कलेक्शंस कैसे करेंगे डाटा का, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। और इनको देखते हुए जो हमारा स्टैटिक्स है उसे दो पार्ट में डिफाइन किया गया है, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। सबसे पहले स्टैटिक्स को हम बात करते हैं प्लूरल में, नाउन में। इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिक्स, employment statistics, statistics concern public expenditure, however any numerical information is not statistics। कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि नंबर्स में है, न्यूमेरिकल डाटा में है, जैसे पॉपुलेशन कितनी है, कितनी रोजगार है, कितनी बेरोजगारी है, लेकिन हर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन स्टैटिक्स नहीं है। राम गेट्स 500 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंसेस नॉट स्टैटिक्स। क्यों? ना ही ये एग्रीगेट है और ना ही एवरेज। एग्रीगेट का मतलब टोटल भी नहीं है और एवरेज भी नहीं है। वेयर एज एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 500 पर मंथ और देयर आर 80 स्टूडेंट क्लास 11 कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12 ऑफ अवर स्कूल आर स्टैटिक्स। यानी कि स्टैटिक्स का मतलब एक ऐसा डाटा जिससे आप किसी ऑब्जर्वेशन तक पहुंच सकते हो, कुछ बता सकते हो, वो हमारा क्या है, स्टैटिक्स है। देखिए, अ काउ हैज़ 4 legs। सर इसमें क्या नई बात है, ये तो हमें भी पता है। इससे कोई आपको ऑब्जर्वेशन वगैरह कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा।
एवरेज हाइट ऑफ द 26 प्लस मेल पीपल इंडिया एट 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। 26 प्लस यानी कि 26 साल से ज़्यादा के जो मेल हैं इंडिया में, उनकी 6 फीट हाइट है, लेकिन नेपाल में उनकी 5 फीट हाइट है। तो कंपेयर कर पा रहे हो, स्टैटिक्स है। राम की पॉकेट में 200 रुपये हैं, क्या ये स्टैटिक्स है? नहीं। बर्थ रेट इंडिया में 18 पर 1000 है, कंपेयर किया जाए यूएसए 8 पर 1000, स्टैटिक्स है। यानी कि किसी भी डाटा से आप किसी ऑब्जर्वेशन तक पहुंच रहे हो, किसी एनालाइजिंग तक पहुंच रहे हो, वो हमारा किसका पार्ट है? स्टैटिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि सारा स्टैटिक्स का डाटा, ऑल स्टैटिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैट। जो भी हमारे पास डाटा है वो स्टैटिक्स है, लेकिन सारा डाटा स्टैटिक्स नहीं है। तो प्लूरल सेंस में हमें क्या समझने को मिला कि स्टैटिस्टिक्स हमारा एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम ऐसी चीज़ करते हैं कि किसी के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। तो इससे कुछ फीचर्स निकल के आ रहे हैं इसके। सबसे पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। A single number does not constitute static. No conclusion can be drawn from it. It is only the aggregate number of facts that is called statics. As the same can be compared and conclusion can be drawn from them. सिर्फ एक नंबर अगर आपके पास है तो उससे आप कोई भी डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए। जैसे आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है कॉलेज का, है ना, ठीक है, आपके पास 300 स्टूडेंट्स का डाटा है। अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है कॉलेज का, तो ये अभी स्टैटिक्स नहीं है। अब इसको आपने बांट दिया कि 300 स्टूडेंट्स आर्ट्स में है, 400 कॉमर्स में है, 300 साइंस में है, तो आपको इसको एक मीनिंगफुल बना दिया, यानी कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फिर है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ये मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि स्टैटिक्स जो एक्सप्रेस की जाती है वो नंबर्स में की जाती है। जो क्वालिटेटिव एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ये स्टैटिक्स नहीं हो सकता। इरफान पठान इज टॉल, सचिन इज शॉर्ट, ये स्टैटिकल सेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपसे कहो कि इरफान पठान की हाइट इतनी है, सचिन की हाइट इतनी है, तो ये स्टैटिक्स हो सकता है। यानी स्टैटिक्स वो है जिसे आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। स्टैटिक्स किसी भी एक फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है। Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor they would lose all their significance। अगर आपका जो स्टैटिक्स का डाटा है वो किसी एक डाटा से ही अगर कह सकते हैं बना हुआ है या इफेक्ट कर रहा है, तो अगर आपने उस एक डाटा को हटा दिया तो उस पूरे की पूरी स्टैटिक्स खत्म हो गई। जैसे मान लो बैट्समैन है, तो बैट्समैन में आप सिर्फ ये देखते हो कि नंबर ऑफ मैचेस कितने खेला है, ये देखते हो कितने रन बनाया है, ये देखते हो कि बेस्ट स्कोर क्या है, ये देखते हो कि 50s कितनी बनाई, नहीं, सभी चीज़ों को देखा जाता है। यानी कि वो हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, उससे हम बहुत सारे एनालिसिस तक पहुंच सकते हैं। फिर है रीजनेबल एक्यूरेसी। A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation, its nature, size and available resources. जब भी हम स्टैटिक्स का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक्यूरेसी हमारे पास ध्यान में होनी चाहिए कि हम ये डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा नेचर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, साइज़ क्या है, उसी के हिसाब से हम रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। Mutually related and comparable. Such numerical alone will be called statics as are mutually related and comparable. कुछ डाटा सिर्फ डाटा ही है अकेला, वो से भी हम स्टैटिक्स कह सकते हैं अगर वो किसी चीज़ से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे if it is stated Ram is 40 years old, Mohan is 5 feet tall, Sohan has 60 kg of wheat, then these number will not be called statics as they are not mutually related. लेकिन अगर कर सकते थे एज का, हाइट का, वेट का, ये तीन इंटर रिलेटेड है, तो इसको हम स्टैटिक्स कह सकते हैं। जैसे राम की भी एज दी होती और मोहन की भी एज दी होती। फिर है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। स्टैटिक्स का डाटा कलेक्ट करने से पहले आपको पहले से ही मालूम होता है कि आप इस डाटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हो, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में क्यों चाहिए, आपको ऐसे बच्चों के मार्क्स क्यों चाहिए जिनके स्टैटिक्स में कम नंबर हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको उन डाटा का करना क्या है। फिर है 7 एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। Statistics may be collected by enumeration or are estimated. If the field of investigation is vast, the procedure of estimation may be helpful. For example, 1 lakh people attended the rally addressed by the Prime Minister Delhi and 2 lakh in Mumbai. These statistics are based on estimation. As against it, if the field of inquiry is limited, the enumeration method is appropriate. यानी कि अगर आपके पास डाटा जो है वो कम लेवल में है, ज़्यादा डाटा नहीं है, तो हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए एनुमरेटेड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा है तो हम एस्टिमेशन का इस्तेमाल करेंगे।
फिर है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है। जैसे आप अकाउंट्स में जो एंट्रीज करते हो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से करते हो, यानी 1 तारीख फिर 2 तारीख फिर 3 तारीख, ऐसा नहीं करते कि 1 तारीख फिर 7 तारीख फिर 2 तारीख। तो स्टैटिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कलेक्ट करने से पहले एक प्लान बनाना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। कोई भी कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते एक हैपहाज़र्ड मैनर यानी खतरे वाले निशान के हिसाब से। डाटा रिगार्डिंग द मार्क्स सिक्योर बाय स्टूडेंट ऑफ a कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस टू द क्लास सब्जेक्ट एग्जामिनेशन और मैक्सिमम मार्क्स विल लीड टू नो कंक्लूजन। अगर आपने किसी कॉलेज का डाटा रखा है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का, लेकिन उसमें आपको यही नहीं मालूम क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एग्ज़ाम कौन से हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो इससे आप किसी भी कंक्लूजन तक ड्रॉन नहीं कर सकते। तो ये आपको डेफिनेशन दे रखी है स्टैटिक्स की प्लूरल में। अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स की डेफिनेशन सिंगुलर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।